हेलो फ्रेंड्स। सांख्य एकेडमी के क्लास में आपका स्वागत है। आई थिंक मैं 6 महीने के बाद ये वीडियो बना रही हूँ और अपलोड कर रही हूँ। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो बनाती और वीडियो डालती। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। और अब से मेरी कोशिश ये रहेगी कम से कम हफ्ते में 3-4 वीडियो में डाल सकूँ। इस चैनल में मेरा मकसद ये है कि जो आपको इजीली अवेलेबल सब्जेक्ट्स जो हैं के टॉपिक्स तो आपको मिल जाते हैं, बट कुछ ऐसे होते हैं जो आपको बहुत इजीली नहीं मिल पाते हैं। मतलब जैसे फिलोसफी हो गया, या ये पेपर 7 का सब्जेक्ट है पर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सोशियोलॉजी। इन सब के बारे में नोट्स हमको बहुत इजीली, स्पेशली सीजीपीएससी के लिए हमारे इसमें अवेलेबल नहीं है ऑनलाइन भी। तो मेरी कोशिश ये रहेगी कि हम लोग इस साल ही मेंस के पहले पहले ही ये सब्जेक्ट्स कंप्लीट कर सके, और मैं आपके जो पास जो है ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस और ये वीडियो जो है प्रॉपर प्रेजेंट कर पाऊँ। ओके, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है G20, जो कि पेपर 7 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक इसीलिए है क्योंकि इंडिया 2023 में G20 की मेजबानी कर रहा है। तो हम लोग सबसे पहले G20 स्टार्ट करते हैं। G20 का मतलब होता है ग्रुप ऑफ 20। तो ग्रुप ऑफ 20 क्या है? एक इंटर गवर्नमेंटल फोरम, मतलब अंतर सरकारी मंच। मतलब इसमें जो है देश भर के 19 कंट्री के साथ यूरोपियन यूनियन। अब यूरोपियन यूनियन क्या है? हम सबको पता है कि यूरोप जो है एक महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप में बहुत सारे कंट्री हैं। तो इन कंट्रीज ने स्टार्ट किए, छोटे छोटे कंट्रीज हैं, तो इन लोगों ने अपना एक ग्रुप बना लिया और उसी स्पेशली इकोनॉमिक्स अपने कंट्री और अपने बेसिकली कॉन्टिनेंट के इकोनॉमी को संभालने के लिए, क्योंकि बहुत सारे फाइनेंशियल क्राइसिस जो है 2000 आई एम सॉरी 1999 और 2007 2008 का क्राइसिस, रिसेशन वगैरह हमको पता है। तो ये सब क्राइसिस को दूर करने के लिए इन लोगों ने एक जो है ग्रुप बनाया जिसको G20 कहते हैं, जिसमें बेसिकली यूरोपियन यूनियन जो है उसका 19 अलग अलग देशों के साथ जो है एक ग्रुप है। क्या नाम है उसका? G20। और G20 जो है एक क्या, एक प्रीमियम फोरम है। प्रीमियम फोरम किस चीज के लिए है? इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम। देखिए अभी जो है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा समय बचा नहीं है कि आप एक एक चीज को पढ़ करके नोट्स बनाएं। तो मैं हमेशा सजेस्ट ये करती हूँ कि पहले चीजों को समझ लीजिए, फिर लिखने की कोशिश कीजिए। इससे आपका जो है लिखने का भी हैबिट रहेगा और आप अपने शब्दों में अपने चीजों को लिख पाएंगे। तो मेरा जो कंसर्न है, जो मेरी प्रायोरिटी है इस वीडियो में, कि मैं आपको समझा सकूं कि टॉपिक किस बारे में है। और नोट्स जो है आपके सामने यहाँ वीडियो में अवेलेबल है, स्क्रीनशॉट लेकर के उसको पढ़ के आप लिख सकते हैं। लेकिन समझ जाएंगे और फिर अपने शब्दों में लिखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं इसको लाइन बाय लाइन पढ़ूंगी नहीं। मेरी जो मैं कोशिश ये करूंगी कि मैं आपको समझा सकूं और आप उस चीज को प्रॉपर से समझ करके अपने दिमाग में बैठा लें। इन केस नोट्स तो मेरे हिसाब से अब बनाने का समय रहा नहीं है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 2-3 बार पढ़िए, रिवाइज करिए। कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट में लिखिए। आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जिसको मुझे कवर करना चाहिए थोड़ा, मतलब डिटेल्स वगैरह के साथ प्रॉपर समझाते हुए, तो उसके लिए भी आप प्लीज कमेंट में मुझे बता दीजिए कि किस टॉपिक पे आपको अगला वीडियो चाहिए। एनीवेज, तो मैं कहना चाहती थी कि मैं इसको पढ़ूंगी नहीं, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो इस टाइप के वर्ड्स को अगर आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो याद रखेंगे तो आपका आंसर राइटिंग जो है वो बहुत सही हो जाएगा, आपका आंसर राइटिंग प्रॉपर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है जो जो G20 है वो एक तरीके से एक प्राइमरी फोरम है। प्राइमरी फोरम, सॉरी, प्रीमियम फोरम है इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन हम लोगों को याद रखना चाहिए, क्योंकि G20 का G20 बना था, उसका जो प्राइमरी पर्पस था वो ये था कि इकोनॉमिक क्राइसिस दुनिया में, कभी एशिया में, कभी यूरोप में, कभी पूरे ग्लोबली बहुत ज्यादा आ रही थी। तो इन लोगों को एक ऐसा कोऑपरेशन करना था कि कई बार क्या होता था, जैसे आपने भी सुना होगा कि भारत में ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन आया क्योंकि उसके पहले हमारे पास फॉरेन रिजर्व नहीं बचा था और एक बहुत बड़ा क्राइसिस चल रहा था।
तो हम लोगों ने यहाँ गोल्ड गिरवी रखे और बहुत सारी चीजें हैं। तो कभी इंडिया में रिसेशन आ रहा था, कभी पाकिस्तान में, कभी एशिया, पूरे एशिया में, कभी किसी दूसरे कंट्री में, कभी अफ्रीका में। तो जो आउटपुट पूरा ये निकाला गया कि एक देश शायद अकेले नहीं लड़ सकता, तो एक संगठन होना चाहिए। उस संगठन के साथ मिलके, जैसे कि उसको लोन प्रोवाइड करना, उसको उसके इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज में हेल्प करना, ये सब चीज करके हम लोग कंट्री को जो है, मतलब एक अकेला कंट्री सफर नहीं करेगा, बाकी मिलके उसको उबार लेंगे। इसके साथ क्या बना था, G20। तो इकोनॉमिक, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये वर्ड याद रखिए, ये एक प्रीमियम फोरम है। और इसका जो रोल है वो क्या है, शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस ऑन ऑल मेजर इंटरनेशनल इकोनॉमिक इश्यूज। ठीक है, इसी का जो हिंदी अनुवाद है यहाँ पे लिखा हुआ है, ये अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है। ये सभी प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर वैश्विक वास्तुकला और शासन को आकार देने और मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस पूरे सेंटेंस में, मैं आपको ये सेंटेंस पढ़ के इसलिए सुना रही हूँ कि आपको जो बेसिक चीजें याद रखनी है वो क्या है, इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन मतलब प्रमुख अंतरराष्ट्रीय, सॉरी, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक सहयोग। ठीक है, और दूसरा क्या है, इसका फंक्शन क्या है, शेपिंग एंड स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल आर्किटेक्चर एंड गवर्नेंस, मतलब कि वैश्विक वास्तुकला और शासन, अच्छा, प्रमुख अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पर। ठीक है, वैश्विक शासन को आकार किसके उस बेसिस पे देना है, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक मुद्दों पे। किसी भी कंट्री का जो बैकबोन होता है वो होता है इकोनॉमी। तो हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ पे इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या करता है, ये वैश्विक अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख मुद्दों जैसे कि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता, मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ऐसा नहीं कि एक कंट्री डूब रही है, कभी एक बहुत ज्यादा डेवलप कर रही है, ऐसे नहीं होता है, आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको प्लीज याद रखिए, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस जो है अभी पिछले 10-12 सालों में क्लाइमेट पे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में बहुत ज्यादा जोर दे रहा है। तो इसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है इसको प्लीज याद रखिए, इसको लिखिए, आपको बहुत अच्छे नंबर्स जरूर मिलेंगे। इसमें 3 पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट ये है इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, दूसरा है क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन, और तीसरा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। देखिए, जो मैंने नोट्स बनाया है ये G20 का जो ऑफिशियल वेबसाइट है और PIB इंडिया जो है, जो डिक्लेयर करती रहती है, मतलब सबके बारे में बताती है, उसी में से लेकर के बनाया है। तो इसीलिए ये एकदम वर्ड टू वर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही पॉइंट्स हैं। तो इसको प्लीज नोट डाउन करिए और इसको इम्पोर्टेंटली अपने आंसर में जरूर जरूर मेंशन करिए। ठीक है, नेक्स्ट है ये जो 19 कंट्री की हम बात कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था कि ये 19 कंट्री है और 19 कंट्री के साथ यूरोपियन यूनियन है। तो हम लोग को यहाँ पे ये जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो 19 कंट्री जो है वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पढ़ लीजिए, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मैक्सिको, रशिया, सऊदी अरेबिया, साउथ अफ्रीका, टर्की, ये भी तुर्की हो गया है, ये गलत लिखा है यहाँ पे। आपको ये सब चीजें, छोटी छोटी पॉइंट्स आपको ध्यान में रखनी है जब आप आंसर लिखिए। अगर आपको कहीं पे भी टर्की तुर्की लिखने का मतलब मौका लग रहा है तो वहाँ तुर्की लिखिए, गलती से भी ये टर्की मत लिख दीजिएगा, ये गलत लिखा है। यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड द यूरोपियन यूनियन। ठीक है, यूरोपियन यूनियन क्या है, 20वां, और बाकी यहां से लेकर के यहां तक क्या है, ये टोटल 19 कंट्रीज हैं जो कि G20 का हिस्सा हैं। अच्छा, G20 जो समिट है वो एनुअली होता है, मतलब कि क्या होता है, साल में एक बार होता है, अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। मतलब कि इसकी जो प्रेसिडेंसी है ये घूमती रहती है, ये स्थिर किसी एक के पास नहीं रहती कि मैं इसका प्रेसिडेंट हूं और मैं ही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। पिछले साल जो है ये इंडोनेशिया के पास था, इस साल जो है भारत के पास है, और अगले साल जो है इसकी जो प्रेसिडेंसी होगी इसके पास होगी, ब्राजील के पास होगी। ठीक है,
नेक्स्ट टॉपिक है इंट्रोडक्शन में ही हम लोगों को ये जानने की ज़रूरत है कि इसका आखिर मतलब ये बना क्यों। तो जैसा कि मैंने बताया, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए ये बना है। तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले जो है 1999 में एक एशिया के ऊपर एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। उस टाइम पे कुछ ग्रुप ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर, सेंट्रल बैंक क्या होता है? इंडिया का सेंट्रल बैंक है आरबीआई। तो आरबीआई जैसे कि और भी अलग अलग देशों में बहुत सारे सेंट्रल बैंक्स होते हैं जो कि एक्चुअल में करेंसी को रेगुलेट करते हैं। तो उन सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स जो थे कई सारे कंट्रीज के, स्पेशली एशियन कंट्रीज के, इन लोग ने बैठ करके मीटिंग की, डिस्कस किया कि ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इश्यूज के बारे में डिस्कस किया कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि ये सब प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है। उसके बाद 2007-2008 में हम सबको पता है एक बहुत बड़ा जो है ग्लोबल रिसेशन आया था, जिसमें स्पेशली आईटी कंट्री जो इंडस्ट्री थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुई थी, बहुत लोगों की नौकरी गई थी। 2007-2008 में जो ये फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, और ये क्या था? ग्लोबल था। पहला कौन सा था? एशियन था 1999 में। उसके बाद क्या हुआ? ग्लोबल हो गया। देखिए, आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि G20 का बैकग्राउंड क्या है, मतलब उसके बनने के पीछे का कारण क्या है, G20 क्यों बना? उसके लिए आपको जो है ये पता होना चाहिए। तो 2007-8 में जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, तब क्या करते हैं, 2009 में ये फिर से जो है मीटिंग बैठते हैं, और G20 उसके बाद जो है अपग्रेड होता है। अपग्रेड कैसे होता है? अब तक इसकी जो प्रेसिडेंसी थी किसके पास थी? फाइनेंस मिनिस्टर्स जो है वो मिलते थे आकर के। लेकिन अब जो है, अब क्या हो गया, अब हेड ऑफ स्टेट्स और हेड ऑफ गवर्नमेंट आने लगे। मतलब जैसे भारत से प्राइम मिनिस्टर जाएंगे, जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से वहां के प्रेसिडेंट आएंगे। ठीक है। और ये एक प्रीमियम फोरम बन गया, सॉरी प्रीमियर फोरम बन गया, किसके लिए? इंटरनेशनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए। ठीक है। इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट क्या है कि आखिर G20 काम कैसे करता है? तो G20 काम ऐसे करता है कि G20 दो प्रकार से दो ट्रैक होते हैं इसके। एक एक है इसका फाइनेंस ट्रैक, जो कि जिसके लिए एक्चुअल में ये बना था, इकोनॉमी। और दूसरा होता है शेरपा ट्रैक। ठीक है। अब G20 की जो प्रेसिडेंसी है ये तो घूमती रहती है, और इसका एक एजेंडा होता है। जैसे जब इंडोनेशिया पिछले साल सितंबर के महीने में ये डिसाइड हो गया था कि इसका भी एक वो होता है, मैं बताऊंगी आगे, कि इसका प्रेसिडेंटशिप जो है वो कैसे चुनते हैं। लकी ड्रॉ जैसा नहीं होता है, उसका एक नियम होता है, ग्रुप्स में बटे हुए हैं, और ग्रुप में जो है अलग अलग मेंबर्स होते हैं। तो जैसे कि इस बार ये इस ग्रुप के पास है, तो कल वो दूसरे ग्रुप के पास जाएगा, दूसरे ग्रुप के तीसरे या चौथे मेंबर को मिलेगा, ऐसा उनका वो होता है। ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि एजेंडा डिसाइड होता है। जब इंडोनेशिया में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हमारे, श्री नरेंद्र मोदी 2022 में जब इंडोनेशिया ने प्रेसिडेंटशिप जो है हैंड ओवर की जाती है, तो वहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है वहां पे एजेंडा रखा कि हमारा एजेंडा क्या होगा, कि हम लोग जो यहाँ पे इसका वो करेंगे, प्रेसिडेंटशिप लेंगे, तो हमारा एक्चुअल में एजेंडा क्या होगा। ठीक है। तो ये एजेंडा, एक साल का पूरा एजेंडा जो है वो डिसाइड कर, गवर्नमेंट डिसाइड करती, कंट्री की जो है गवर्नमेंट डिसाइड करती है। अब एजेंडा ऐसा भी नहीं होता कि अब हम इकोनॉमी में चला रहे हैं, अब हम लोग 100% जो है उसको शिफ्ट करके किसी ऐसे टॉपिक में ले गए जिसका इकोनॉमी से कोई लेना देना नहीं है। लेना देना इकोनॉमी से ही होता है, बस एजेंडा को थोड़ा सा शिफ्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो कोई एग्रीकल्चर के लिए चला रहा था, तो हम अब एजेंडा चलाएंगे हमको स्टार्टअप्स के लिए चाहिए, इंडस्ट्रीज को बूस्ट करना है। एग्रीकल्चर तो मतलब हो ही जाता है, कर लेते हैं, मतलब कंपलसरी है। अब हम इंडस्ट्री के लिए करेंगे, तो हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर किसी कंट्री के बोले ठीक है इंडस्ट्री भी हो गया, एग्रीकल्चर भी हो गया, अब हम सर्विस सेक्टर के लिए करेंगे। तो ऐसे फिर कोई हो गया हम माइनिंग के लिए करेंगे। तो ऐसे अलग अलग कुछ एजेंडास वगैरह जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है। फाइनेंस मिनिस्टर्स और सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स जो है ये फाइनेंस ट्रैक को लीड करते हैं, और जो शेरपा को ट्रैक करते हैं वो क्या होता है? शेरपा। तो हमको पता होना चाहिए कि हमारे शेरपा कौन है। भारत के शेरपा G20 मिशन के लिए हमारे शेरपा है अमिताभ कांत। ठीक है। जो फाइनेंस ट्रैक है ये तो हमको पता चल गया कि फाइनेंस मिनिस्टर ट्रैक करते हैं, और जो शेर
फाइनेंस मिनिस्टर्स के साथ उस कंट्री के, मतलब हर कंट्री के जो भी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं उन कंट्रीज के जो सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स को भी इसको अटेंड करना जरूरी होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं एट द एंड ऑफ द डे जो फाइनेंशियल पॉलिसीज हैं उनको जो गवर्न करना होता है, जो लागू करना होता है, वो सेंट्रल बैंक को ही करना होता है, इसलिए उनके गवर्नर्स को प्रेजेंट होना जरूरी है। ठीक है। और ये जो within the two tracks there are thematically oriented working groups which represents from the relevant ministries of the members as well as from invited guests of the guest countries and various international organizations participate। देखिए क्या होता है कि भारत में जैसे अभी हम होस्ट कर रहे हैं, तो भारत में टोटल 200 मीटिंग्स होने वाली है, टोटल 50 अलग अलग शहरों में। 200 मीटिंग किसके ऊपर होगी? जैसे रायपुर में जो मीटिंग होने वाला है वो होने वाला है ट्रेडिशन और कल्चर के बारे में, है ना। तो टोटल 50 शहर में 200 मीटिंग, इसका मतलब है कि वो अलग अलग टॉपिक्स में मीटिंग करेंगे। पूरे साल भर ये मीटिंग होगी। सितंबर के महीने में न्यू दिल्ली में सारे जो शेरपा है, और सिर्फ शेरपा ही नहीं, सारे अलग अलग कंट्रीज के हेड्स, जैसे कि कहीं के प्रेसिडेंट, कहीं के प्राइम मिनिस्टर, कहीं के जो दूसरे हेड होते हैं स्टेट्स के, कहीं पे किंग्स भी होते हैं, वो सब लोग इस चीज को अटेंड करेंगे। कब? सितंबर में। कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। तो वहां पे सितंबर जो है वो लास्ट है, मतलब साल जो है पिछले साल सितंबर से स्टार्ट हुआ, पिछले साल के सितंबर से लेके इस साल के सितंबर तक पूरे साल भर 200 मीटिंग्स होगी। उस मीटिंग में जो है एजेंडा जो है, देखो मेन 3 चीजों में फोकस है। सबसे पहला सस्टेनेबल डेवलपमेंट, दूसरा होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, और तीसरा होता है अ, तीसरा भूल गई मैं, तीसरा होता है क्लाइमेट चेंज, आई एम सॉरी, क्लाइमेट। तो इन चीज को बेस में रख के ये डिसाइड करते हैं एक थीम की क्या क्या डिस्कशन हुआ। जैसे क्लाइमेट के ऊपर जो है, जैसे मान लो कि इतने सारी कंट्रीज हैं, उसमें से इतनी कंट्रीज मान रही है, इतनी नहीं मान रही है, हमको कोल से शिफ्ट करना है, सोलार पे शिफ्ट, कोल से हट के सोलार पे शिफ्ट करना है। इस टाइप के पूरे साल भर मीटिंग्स होते हैं और इसमें डिस्कशन होता है। इस पूरे मीटिंग्स का जो आउटकम है वो क्या होता है, वो लोग अपने अपने कंट्री के हेड को या शेरपा को कन्वे करते हैं, और सितंबर में जो फाइनल मीटिंग होती है उन सब चीजों में ये डिस्कस होता है, और डिस्कस होने के बाद सितंबर में इसको एक एग्रीमेंट के तौर पे साइन किया जाता है। ठीक है। तो ये होता है पूरा लास्ट ईयर के सितंबर से हमारे यहाँ पे मीटिंग से स्टार्ट हो गई है, वो चल रही है सितंबर एंड तक जो है। ये पूरी मीटिंग को एक तरीके से वो किया जाएगा कि आउटपुट क्या निकला इन सारे मीटिंग्स का, और उसके बाद फिर इसको कन्वे किया जाएगा हमारे हेड ऑफ स्टेट्स को, और फिर वहां पे एक फाइनल मीटिंग होगी जहाँ पे बहुत सारे लोग आएंगे, बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट्स होंगे। फिर ये डिस्कस होगा कि यूएस ने ऐसा कहा, पाकिस्तान ने ऐसा कहा, बांग्लादेश ने ऐसा कहा, और ये सब चीजें, उसका आउटपुट क्या निकला उसका एक रेजोल्यूशन होगा, फिर सारे कंट्री हेड्स मिलकर उसको साइन करते हैं। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो वर्क ग्रुप्स होते हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, उनके और अलग अलग मिनिस्ट्रीज से लोग पार्टिसिपेट करते हैं। इनवाइटेड गेस्ट जो है वो अपनी बात रखते हैं। जैसे देखो अभी क्या हो रहा है कि रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो वहां पे यूक्रेन जो है वो अपनी बात रखेगा कि नहीं 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 ऐसा नहीं होना चाहिए। हम भी जैसे कहीं बाहर जाते हैं तो हम भी आतंकवाद है और ये है वो है, इन सब चीजों को बात रखते हैं। दूसरे लोग भी बात रखेंगे, सबकी बातें सुनी जाएगी। ऐसा नहीं है कि जो होस्ट ने बोल दिया और वही फाइनल है। तो ये सारी चीजें होंगी और इसके बाद जो है एक प्रॉपर रेजोल्यूशन में पहुंचा जाएगा। इस तरीके से क्या होता है कि G20 जो है वर्क करता है। ठीक है। देखो G20 का जो प्रोसेस है, शेरपा ट्रैक जो है, अलग अलग कंट्रीज के लोग अलग अलग शेरपा चुनते हैं, और वो एक तरीके से कि अपना रिप्रेजेंटेटिव होता है, हमारे कंट्री का रिप्रेजेंटेटिव होता है उस मीटिंग को, प्रेसिडेंट उस मीटिंग को चेयर करने के लिए। ठीक है। शेरपा ट्रैक जो है वो टोटल 13 वर्किंग ग्रुप्स, अब तक तो फाइनेंशियल इकोनॉमिक हो गया, वो फाइनेंशियल इकोनॉमिक देखेंगे। और यहाँ पे जो होता है कि जो शेरपा ग्रुप है, जो शेरपा जो ट्रैक है, वह वो क्या करेगा, 13 वर्किंग ग्रुप्स, 2 इनिशिएटिव और बहुत सारे इंगेजमेंट ग्रुप्स को लेकर के काम करता है। ठीक है। तो 13 वर्किंग ग्रुप्स तो है, 2 इनिशिएटिव कौन कौन से हैं, रिसर्च इनोवेशन इनिशिएटिव गैदरिंग RIIG और G20 एम्पावर, और बहुत सारे इंगेजमेंट ग्रुप्स।
ये पूरे साल भर मिलेंगे। फिर जैसा कि मैंने बताया एक क्या थीम था, क्या डिस्कस हुआ, इस चीज का पूरा खाका बनेगा। और उसके बाद क्या होती है कि जब सितंबर के महीने में जब हमारे लीडर्स मिलेंगे, उसके बाद ये उनको कन्वे किया जाएगा और उसके बाद एक आम सहमति बनेगी और उस आम सहमति में जो है एक रेजोल्यूशन जैसा फिर साइन किया जाएगा। ठीक है। अब देखो, G20 जो है ये काम कैसे करता है, उसी के अंडर में हम ये पढ़ेंगे कि जो इंगेजमेंट ग्रुप्स होते हैं, ठीक है, इंगेजमेंट ग्रुप से बहुत सारे सिविल सोसाइटीज होते हैं, पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, कुछ कुछ थिंक टैंक्स वगैरह भी होते हैं। इसमें यूथ को लिया जाता है। बहुत सारे जगह पे लेबर लॉज अच्छे नहीं है तो उनके लेबर्स ले लिए। बिजनेस का कहीं पे, जैसे कि देखो भारत में अभी जो है बिजनेस बहुत अच्छे उसमें चल रहा है, मतलब स्पीड में चल रहा है। पहले यहाँ पे जैसे रेड टैप बोलते थे कि बहुत सारे इतने पेपर वर्क्स होते थे कि इंडस्ट्रीज वगैरह को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी ओपन होने में, वो सारे हटा दिए गए। हमारे छत्तीसगढ़ में भी अभी सिंगल विंडो ऑपरेटर SWO के तहत ही ये सब काम हो रहे हैं कि आपका हर डिपार्टमेंट में घूम घूम के काम कराने की जरूरत नहीं है, एक ही जगह से जो है आपका बिजनेस या इंडस्ट्री या एंटरप्रेन्योरशिप इन सब चीज़ों का काम हो जाएगा। तो इंडिया अभी बहुत स्पीडली काम करने लगा। तो पहले बहुत जगह पे बिजनेस सेटअप करने को लेकर के भी प्रॉब्लम होती थी। अब क्या होता है कि जैसे G20 है, इन लोग काम किसके ऊपर कर रहे हैं कि पूरे दुनिया भर में किस प्रकार के रिसेशंस आ रहे हैं और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो उसमें कैसा है कि एक आपको अगर प्रॉपर इकोनॉमी ठीक करना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। बिजनेस करना है तो आप दूसरे कंट्री के या दूसरे जगह से लोगों को आकर के अपने यहाँ काम करने दीजिए। आपके यहाँ से लोग बाहर जाके काम करेंगे तो इसके नियम को भी थोड़ा सा ऐसा बनाइए कि लोग इजीली काम कर सके। ऐसा ना हो कि अरे वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं तो वहां नहीं काम कर सकते। तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स भी जो है वहां पे डिस्कस होती है। ठीक है। तो फिर रिसर्चर्स वगैरह ये सारे चीज जो है ये अलग अलग एंगेजमेंट ग्रुप्स की मीटिंग होती है। और ये सारे एंगेजमेंट ग्रुप क्या करेंगे, सितंबर में जाकर के अपनी अपनी रिपोर्ट वहां पे जमा करेंगे। ठीक है। द स्टार्टअप 20 engagement group will be established under India's G20 presidency for the first time। ठीक है, इस चीज को बहुत इंपॉर्टेंटली हमको याद रखना है कि इंडिया अभी जो प्रेसिडेंटशिप कर रहा है 18th एडिशन की, मतलब 18वें संस्करण की, किसके, G20 की अध्यक्षता कर रहा है कौन, भारत। तो इसमें जो हम लोगों ने नया ग्रुप, नया एंगेजमेंट ग्रुप जो है एक स्टैब्लिश किया है और उसका नाम क्या है, स्टार्टअप 20 इंगेजमेंट ग्रुप। ठीक है। इस साल का पेपर तो खैर हो गया है, इसको हमारे दिमाग में बैठाना चाहिए क्योंकि इस टाइप के छोटे छोटे पॉइंट्स अगर आप अपने आंसर में लिखते हैं तो आपको एक ग्रेस पॉइंट, एक बोनस पॉइंट मिलता है कि आपने इसको बहुत अच्छी तरीके से स्टडी किया है। ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे कि जो क्यों, देखो स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप को सुनकर के ये आपको समझ में आ गया कि ये क्या होगा। तो एक छोटा सा एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि इसमें रोल ऑफ स्टार्टअप्स इन ड्राइविंग इनोवेशन दैट रिस्पॉन्ड्स टू रैपिड चेंज रैपिडली चेंजिंग ग्लोबल सिनेरियो। क्या है कि जो ड्राइविंग इनोवेशन मतलब कि एक तरीके से एक पायलट प्रोजेक्ट टाइप का, कि जो स्टार्टअप्स हैं वो किस तरीके से आने वाले टाइम पे ग्लोबल सिनेरियो को चेंज कर सकते हैं। देखिए क्या होता है कि हम लोग को ये जानना बहुत जरूरी है कि एंटरप्रेन्योरशिप मतलब एक नया बिजनेस को स्टार्ट करना। ठीक है। जिस तरीके से समय चलेगा, समय के हिसाब से जो है ये सारी चीजें चेंज होंगी। तो जैसे जैसे आप अपने यहाँ पे स्टार्टअप्स को बढ़ावा देंगे तो क्या होगा कि आने वाले टाइम के साथ, मतलब समय समय के साथ जो है ये बदलाव होते रहेंगे। और देखो क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट, सरकारी नौकरी ये सब प्रोवाइड करना एक बहुत बड़े पॉपुलेटेड कंट्री में पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो रोजगार जो है वो सिर्फ ये नहीं है कि आप सरकारी नौकरी में चले जाइए, गवर्नमेंट जॉब देगी वही करिए, या कहीं जॉब ही करिए। वो ये भी हो सकता है कि आप स्टार्टअप स्टार्ट करिए, बिजनेस स्टार्ट करिए। तो इस तरीके से एक स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप बनाने से पूरे ग्लोबल तरीके से एक स्टार्टअप की कोई नया चीज स्टार्ट करने पे क्या होता है कि अभी अगर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहूँ तो मेरे को पैसे कहाँ से मिलेंगे, आइडियाज कहाँ से मिलेंगे, आइडियाज है तो लोग कहाँ से मिलेंगे, फिर बहुत सारी और भी सरकारी प्रॉब्लम्स होती हैं कि ये परमिशन नहीं मिल रहा है, यहाँ जमीन का ये नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज को
आप एक ग्रुप बना करके प्रॉब्लम्स को रखिए, उसका सोल्यूशन फाइंड करिए और वो करिए, ठीक है। तो आने वाले टाइम के लिए स्टार्टअप्स जो है, अभी भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे, आपने टीवी में भी देखा होगा शार्क टैंक्स और ये सब चीज़ें आती है। और शार्क टैंक तो इंडिया में अभी स्टार्ट हुआ है, बहुत पहले से ये यूएस और इंडिया के बाहर चल रहा था। तो स्टार्टअप्स का एक अलग ही इंपॉर्टेंस रहा है आउट ऑफ इंडिया। इंडिया में स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्ट होने से जो एक बहुत प्रकार के हमारे मन में भी रहता है कि बिजनेस, हम लोग नए नए हैं, कॉलेज से पढ़ के ग्रेजुएशन करके आके बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो इस मिथ को तोड़ने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है स्टार्ट कर रही है, और आई होप हम लोग में से बहुत लोग भी इस स्टार्टअप प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आ, ये सब जो भी है इसी में स्टार्टअप एंगेजमेंट ग्रुप में ही ऐड करने के लिए वो लिखा हुआ है। इसको अपने हिसाब से आप पढ़िए, अपने वर्ड्स में उसको समझिए और फिर अपने वर्ड्स में लिखिए, सो दैट आपको ज्यादा पॉइंट्स उसमें गेन होंगे, ठीक है। तो ये जो संस्करण चल रहा है G20 का, ये कौन सा संस्करण है? 18वां, 18th एडिशन। ये अभी शायद प्री में भी पूछा गया था। प्रेसिडेंट कौन है? इंडिया। कब से स्टार्ट हुआ है? 1 दिसंबर 2022 से स्टार्ट हुआ है और 30 नवंबर 2023 तक जो है ये प्रेसिडेंटशिप भारत के पास ही रहने वाली है। 18वां संस्करण है और हमारा जो थीम है वो क्या है? वासुदेव कुटुंबकम, मतलब वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। वासुदेव कुटुंबकम का मतलब पूरा जगत ही मेरा परिवार है। तो इसको हमने इंग्लिश में एक थीम के हिसाब से क्या कर ट्रांसलेट किया है, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, ठीक है। जो एक टेंटेटिव डेट है जो कि G20 का मेन मीटिंग जो है वो स्टार्ट होगा, वो होगा 9 और 10 सितंबर 2023 प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में। भारत के शर्पा कौन है? अमिताभ कांत। भारत का G20, भारत जो है जैसे कि मैंने पहले बताया कि 200 मीटिंग जो है इस पूरे साल में 200 मीटिंग होने वाले हैं 50 शहरों में, और 32 अलग अलग वर्क स्ट्रीम में। 32 अलग वर्क स्ट्रीम मतलब कुछ एजुकेशन के ऊपर होगा, कुछ कल्चरल के ऊपर होगा, कल्चरल तो हमारे रायपुर में ही हो रहा है, फिर कुछ इकोनॉमिक्स के ऊपर, तो खैर इसका थीम ही है, स्टार्टअप्स के ऊपर होगा, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर होगा। ऐसे बहुत सारे अलग अलग वर्क स्ट्रीम्स के ऊपर काम होंगे। टोटल कितने वर्क स्ट्रीम है? 32। ये सब छोटे छोटे चीजों को याद रखिए, जब आप पॉइंट्स में आंसर लिखेंगे ना, तो जब आप ये फैक्ट्स प्रेजेंट करते हैं कि 32 अलग वर्क स्ट्रीम्स के ऊपर, तो एक अलग प्रभाव पड़ता है, ठीक है। आ, और अच्छा देखो, इसमें एक फायदा हमारा ये भी है कि जब भारत प्रेसिडेंटशिप कर रहा है, 200 मीटिंग है, तो पूरे 20 कंट्री, सिर्फ 20 कंट्री नहीं है, इंडिया ने बहुत सारे गेस्ट कंट्रीज भी बुलाए हुए हैं। तो ये सब के सब 40-50 कंट्री के लोग शायद आने वाले हैं। तो जब ये सब के सब जब हम भारत आएंगे और यहाँ पे देखेंगे कि मतलब कल्चरल हेरिटेज कैसा है, हमारे टूरिज्म को भी बहुत बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो और एक यूनिक एक्सपीरियंस है कि भारत का जो मेहमान नवाजी देखने को, ठीक है। 43 हेड्स ऑफ डेलीगेशन जो है ये भारत में आने वाले हैं सितंबर में। और ये क्या है? लार्जेस्ट एवर, अब तक के G20 के इतिहास में सबसे बड़े जो है गेस्ट हेड्स ऑफ डेलीगेशन, मतलब अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग जो राष्ट्राध्यक्ष हैं 43 देशों के, वो हमारे भारत में आने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि 1 सेकेंड, जो ये वर्किंग ग्रुप डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, एक नया वर्किंग ग्रुप जो है ये भी भारत की प्रेसिडेंटशिप में स्टार्ट किया जाएगा। कौन सा है ये? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। देखिए अभी तुर्की में जो है, जो भूकंप आया, वहां पे भी जो है भारत की तरफ से ही NDRF की जो है वो टीम गई और वहां पे उन लोगों को हेल्प किया। तो अभी जिस प्रकार से बहुत सारी आपदा वगैरह आ रही है, तो डिजास्टर मैनेजमेंट भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। तो क्या हुआ, यहाँ पे हमारे पास 2 वर्किंग ग्रुप हो गए, एक है स्टार्टअप्स के लिए और दूसरा है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, जो कि भारत के प्रेसिडेंटशिप में बनेगा। नेक्स्ट है कि इंडिया के कुछ स्पेशल इनवाइटी गेस्ट भी होंगे, ठीक है। जैसे कि 19 देश हैं,
फिर यूरोपियन नेशंस जो है, यूनियन जो है, उन उसके नेशन के सारे राष्ट्राध्यक्ष होंगे। उसके अलावा इंडिया ने कुछ स्पेशल इनवाइटी गेस्ट भी बुला रहे, गेस्ट को भी बुलाया है, जैसे कि बांग्लादेश, उसके बाद इजिप्ट, मॉरिशस, नीदरलैंड्स, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, यूएई और स्पेन। देखो स्पेन जो है ये क्या है, यूरोपियन कंट्री है, लेकिन यूरोपियन यूनियन का पार्ट यहाँ पे नहीं है, इसको अलग से बुलाया गया है। ठीक है। G20 इनवाइटेड, सॉरी, G20 जो है अपने आप में ही एक अलग से ग्रुप है, और G20 जैसे कि यूनाइटेड नेशंस है उसी प्रकार का ग्रुप है G20। और लेकिन G20 में भारत ने जो है यूनाइटेड नेशंस, IMF, वर्ल्ड बैंक, ADB, WTO, WHO, ILO, FSB, जितना भी आपके पेपर 7 में जो संगठन है, इंटरनेशनल संगठन है, वो सारे के सारे जो है इन्वाइटेड हैं। तो हम लोग को वैसे भी इन सब के बारे में पढ़ना ही है, इस सब के बारे में भी मैं आने वाले 1-2 दिन में नोट्स बनाऊंगी और यहाँ पे वीडियो बना के आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। OECD, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, AU, न्यू अफ्रीकन यूनियन, चेयर। NEPAD, न्यू पार्टनरशिप फॉर अफ्रीकाज डेवलपमेंट। इसके बारे में नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ आप फुल फॉर्म पढ़ लीजिए, इसको चेयर कौन कर रहे हैं, एक दो जो उसके टॉपिक्स हैं वो पढ़ लीजिए, सो दैट आप जैसे कि 2 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना उसके लिए आपको इजी रहेगा। एशियन आसियान कंट्रीज, एसोसिएशन ऑफ साउथ एशियन नेशंस, चेयर। देखिए ये चेयर का मतलब होता है कि सिर्फ इसके अध्यक्ष, ऐसा नहीं कि पूरी पूरी टीम को बुला लिया। ठीक है, हर जगह देखो चेयर लिखा है, तो चेयर मतलब इनके सिर्फ अध्यक्ष को बुलाया गया। ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, CDRI, कोलिएशन फॉर डिजास्टर रिजाइलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, हमारी प्रायोरिटीज क्या है G20 में, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये 6 के 6 पॉइंट्स जो है आपको एकदम रिमेंबर बाय हार्ट होने चाहिए, एकदम कंठस्थ होने चाहिए, क्योंकि जब आप आंसर लिखेंगे और आपसे, देखिए आंसर लिखेंगे, बार बार मेरा बोलने का मकसद ये है कि आपको एक ही क्वेश्चन नहीं आएगा कि G20 के बारे में लिख दो, G20 की शुरुआत क्यों हुई, आपके हिसाब से भारत जो यहाँ पे अभी होस्ट कर रहा है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, भारत की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो उसके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, हालांकि पूरा PPT ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये 6 पॉइंट्स जो है ये बिल्कुल रिमेंबर बाय हार्ट होने चाहिए। एक तो है ग्रीन डेवलपमेंट, क्लाइमेट। देखो क्लाइमेट, वुमेन, फिर क्या कहते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये सब बहुत कॉमन चीजें हैं। डिजिटल, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है, फिर रिजाइलेंट ग्रोथ और मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन ही आपको अलग से याद करना है, बाकी ये सारी चीजें जो है वो ऑलमोस्ट कॉमन ही है, बाकी 4 पॉइंट्स हैं। तो ये पॉइंट्स आपको बिल्कुल रिमेंबर बाय हार्ट होना चाहिए, सो दैट आप जब इसमें लिखो कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि आपके नजरिए से G20 में भारत की प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए, उनकी प्राथमिकताएं क्या होनी चाहिए। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत की प्राथमिकता, वैसे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्राथमिकता बताई हुई है, उसी को आप अपने शब्दों में लिख दीजिए, ये प्राथमिकता है, ये आपको याद करना है। नेक्स्ट है, इसके लोगों के बारे में बात करते हैं। 18वां संस्करण है, ठीक है। ये जो वासुदेव कुटुंबकम जो इसका थीम है, ये कहाँ से लिया गया है, महाउपनिषद से। ठीक है, थीम में आपने एक जगह पे यहाँ पढ़ा होगा, वहां पे क्या लिखा हुआ है, क्लाइमेट फाइनेंस एंड LIFE। इसमें L कैपिटल है, I स्मॉल है, F कैपिटल है, E स्मॉल है। ठीक है, तो जो थीम का जो स्पॉटलाइट है लाइफ, इसका मतलब क्या है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। ठीक है, L कैपिटल, I स्मॉल मतलब लाइफ के लिए, F फॉर E फॉर एनवायरनमेंट। तो आपको पता होना चाहिए कि लाइफ स्टैंड्स फॉर लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, मतलब आपकी जो लाइफस्टाइल है वैसी होनी चाहिए जो कि किसी प्रकार से प्रकृति को कोई भी नेगेटिव इफेक्ट ना दे। और जो लोगों का जो थीम है ये क्या प्रेजेंट करता है, देखिए अगर 2 लाइन 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका लोगो और जो थीम है वो एक्चुअल में किस तरीके से भारत के अप्रोच को प्रेजेंट करता है G20 में। तो क्या है ये, प्रतीक चिन्ह और विषय हमारे G20 प्रेसिडेंटशिप या अध्यक्षता
कि पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सद्भाव में रहने के लिए एक विशिष्ट भारतीय दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र के साथ सद्भाव में रहने के लिए, मतलब कि लिविंग इन हार्मनी विद सराउंडिंग इकोसिस्टम। आप जिस जगह पे रह रहे हैं उस जगह का उस जगह देखिए, अब इसका पूरा वर्ड में, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, तो जो आपका इकोसिस्टम है जहां पर भी आप आसपास में रहते हो, उसके इकोसिस्टम को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, और आप सद्भाव, हार्मनी मतलब सद्भाव, सद्भाव के साथ उस जगह का रेस्पेक्ट करते हुए अपना जीवन व्यतीत कीजिए। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक G20। और आपको इसमें से कोई डाउट है, कुछ ऐड करना है, या मैंने कुछ मिस किया, कुछ भी आपको कोई भी फीडबैक है, दैट इज मोस्ट वेलकम। कमेंट बॉक्स में प्लीज मुझे लिख करके बताइए। आपके बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो कि एस्पिरेंट्स हैं, उनके साथ शेयर करिए। फिलोसफी, पेपर 7, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी और इस टाइप के टॉपिक्स के वीडियोस वगैरह इंटरनेट में अवेलेबल नहीं है, इसीलिए मेरी कोशिश है, अगर मैं मेरे पढ़ाने में कुछ ऐसा लगता है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा, या ये थोड़ा टफ है, या ये बहुत फास्ट बोल रही हूँ मैं, या बहुत स्लो बोल रही हूँ, या लैंग्वेज इश्यूज हैं, तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके बताइए, मैं उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश करूंगी। वीडियो को शेयर करिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो आप, अगला वीडियो बहुत ही जल्द प्रेजेंट करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू।